बहुत सारे विधायक और बहुत सारे मौजूदा मंत्री जिनकी टिकट कटी वो खुलेआम विरोध कर रहे हैं पार्टी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि इनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन जो अगले 5 साल थे वो मैनेज करने के लिए काफी टफ थे मनोहर लाल खट्टर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश की जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में की थी। और उसकी सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गुटबाजी। और ये स्ट्रेटजी थोड़ी देखी देखी सी लग रही है राजस्थान से, जहां पर अशोक गहलोत ने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी 2018 के चुनावों में। अब इसके पीछे काफी ज्यादा माहौल गर्म हो चुका था कि चर्चाएं चल चुकी थी कि क्या चल रहा है। दोनों पहले निर्णायक भूमिका में रहे हैं, इन्होंने कई बार किंग मेकर की भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार इनका इतना खासा प्रभाव नहीं दिख रहा है चुनाव में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विजित पटेल और स्वागत है आपका हमारे द पॉलिटिकल दफ्तर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जहां गर्मी का पारा बहुत हाई है। और मैं ये मौसम की गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक गर्मी की। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की। 5 अक्टूबर में पूरे राज्य में एक साथ वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। 12 सितंबर आखिरी डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की और टोटल 90 विधानसभा सीटों में 1561 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 90 सीटों के हिसाब से 1561 अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है इस बार हरियाणा के चुनाव में। इस वीडियो में हम सारी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की बात करेंगे हरियाणा की। टिकट वितरण के बाद किस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पूरे हरियाणा में क्या चल रहा है, कौन विरोध के स्वर दिखा रहा है, कहां बगावत हो रही है, जनता किसे पसंद कर रही है, किसका ज्यादा विरोध है, इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं रूलिंग पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। पिछले 10 साल से यहां पर शासन कर रही है। 2014 में कंप्लीट मेजॉरिटी लाई थी बीजेपी और सीएम बने थे मनोहर लाल खट्टर। और एक श्रोमणी अकाली दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, जिसके कारण ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुए थे। लेकिन जो दूसरा टेन्योर था वो काफी टफ था बीजेपी के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि इनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी। और कंप्लीट मेजॉरिटी ना होने के कारण इन्हें जेपीपी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। जेपीपी यानी जनहित जनता पार्टी, माफ कीजिए, जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा था, यानी जनहित जनता पार्टी। जिसके कारण पिछले 5 साल हरियाणा में सरकार के एकदम अनस्टेबल रहे। बीच में कई सारी खबरें सुनने को मिलती थी कि दुष्यंत चौटाला नाराज हो गए हैं, कि दोनों पार्टीज के बीच में बन नहीं रही है। क्या दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, क्या ये क्या वो। इस बीच पिछले 5 साल इतने ज्यादा खास नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के, या आप ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और सिर्फ गठबंधन के कारण ही नहीं, जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन पर भी काफी ज्यादा आरोप लगने लगे। शुरू के 5 साल तो कुछ इंसिडेंसेस को छोड़ दें तो उन पर इतने आरोप नहीं लगे, उनकी सरकार भी ठीक चली। लेकिन जो अगले 5 साल थे वो मैनेज करने के लिए काफी टफ थे मनोहर लाल खट्टर के लिए। उनके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काफी सारे आरोप लगे उन पर, उनके मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा आरोप लगे उन पर कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रिक्ट लीडर नहीं है या अच्छे लीडर नहीं है। ऐसे अपोजिशन पर काफी आरोप लगाता था। इस दौरान किसान आंदोलन हुआ और भी कई सारे स्थानीय मुद्दे हरियाणा में इतने हावी हुए कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए मार्च 2024 में अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। नए सीएम बनाए गए नायाब सिंह सैनी। यहां तक कि बीजेपी ने अपना खुद का कैडर भी बदल दिया था, प्रदेश अध्यक्ष से लेके जो दूसरे जो पदाधिकारी थे सबको बदल दिया था, सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए। और याद करिए, आखिरी बारी हमने देखा था गुजरात के चुनाव में। गुजरात के चुनावों में भी चुनाव के कुछ महीनों पहले सारा मंत्रिमंडल बदल दिया था, जिसका बीजेपी को चुनाव में फायदा भी हुआ था। तो अब हरियाणा में इसका फायदा मिलता है कि नहीं, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश की जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में की थी। और वो स्ट्रेटजी थी सबसे पहले टिकट वितरण करने की। हरियाणा में भी बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों का नाम सबसे पहले घोषित कर दिया था, जिसके कारण ऑफिशियली चुनाव का बिगुल बच गया था हरियाणा में। अब यह स्ट्रेटजी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो फायदेमंद रही, क्या हरियाणा में फायदेमंद होगी, देखना होगा। क्योंकि उन 3 राज्यों में इतना ज्यादा विरोध नहीं हुआ बीजेपी का जितना हरियाणा में हो रहा है। विरोध जनता से नहीं, खुद की पार्टी के उन प्रत्याशियों से जिनकी टिकट कटी। बहुत सारे विधायक और बहुत सारे मौजूदा मंत्री जिनकी टिकट कटी वो खुलेआम विरोध कर रहे हैं पार्टी का, बगावत के स्वर दिखा रहे हैं। यहां तक कि एक वीडियो आई थी जिसमें नायाब सिंह सैनी एक नाराज विधायक से मिलने गए और उन्होंने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। ये एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है आज की न्यूज में कि क्या बीजेपी को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से नेता खुलेआम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कभी हमें पहले देखने को नहीं मिला दूसरे राज्यों में। तो क्या बीजेपी के लिए पहले टिकट अनाउंस करना आत्मघाती निर्णय था? अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। और सिर्फ बीजेपी को ही समस्या नहीं, अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो में दूसरी पार्टी की भी बात करेंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनावों के जो परिणाम आए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा तो सोचने के लिए विवश कर दिया। 10 में से 5 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अच्छा कमबैक किया था और बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगाने लगे थे पहले से ही कि हरियाणा में
कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस की। कांग्रेस जो अपने आप में काफी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, और उसकी सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गुटबाजी। गुटबाजी जो हर राज्य में उसे देखने को मिली है, चाहे आप पहले मध्य प्रदेश देख लें जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच के गुट थे, या फिर आप राजस्थान देख लें जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट, या आप छत्तीसगढ़ देख लें या पंजाब देख लें, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश, हर राज्य में कांग्रेस के एटलीस्ट 2 गुट तो हैं ही। सेम हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का गुट, कुमारी शैलजा का गुट और रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट। हालांकि अभी तक टिकट वितरण में तो भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा एक तरफा देखने को मिला है। करीबन मोटे मोटे रूप में कांग्रेस के टिकट वितरण में 80 से 82% सीटें भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को दी गई है, और जहां उनके प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिली वहां पर भूपेंद्र हुड्डा उन्हें निर्दलीय लड़ा रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाई गई है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भूपेंद्र हुड्डा अपना वर्चस्व बना सके। जब सीएम बनवाने की बात आए तो भूपेंद्र हुड्डा ये कह सके कि निर्दलीय प्रत्याशी उनके साथ हैं। और ये स्ट्रेटजी थोड़ी देखी देखी सी लग रही है राजस्थान से, जहां पर अशोक गहलोत ने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी 2018 के चुनावों में। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा को एक डर और सता रहा है। वो डर ये है कि कांग्रेस जीत भी गई तो एकदम कंफर्म नहीं है कि ज्यादा प्रत्याशी उनको दे दिए टिकट वितरण में कि उन्हीं को सीएम बनाया जाए। उन्हें बार बार वही याद आ रहा है जो 2004 में उनके साथ हुआ था। वो सीएम की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन युवा नेतृत्व के कारण, सिर्फ और सिर्फ युवा नेतृत्व के कारण भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाया गया था। तो यही डर भूपेंद्र हुड्डा को सता रहा है कि कहीं इस बार भी उनके साथ वही ना हो कि वो सीनियर लीडर हो जाए और कोई युवा नेतृत्व के कारण जो आला कमाने किसी और को सीएम ना बना दे। यही कारण है कि वो दीपेंद्र हुड्डा को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा को भी सबकॉन्शियस माइंड में जनता के लगा रहे हैं कि वो भी सीएम बन सकते हैं। विनेश फोगाट आपको याद होगा, जो काफी बड़ा चर्चित नाम रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो भी जुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने साफ साफ स्टेज से बोल दिया था कि दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब को हमें सीएम बनाना है। अब इसके पीछे काफी ज्यादा माहौल गर्म हो चुका था कि चर्चाएं चल चुकी थी कि क्या चल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम पद के लिए विनेश फोगाट ने दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले लिया। अब जो भी होगा 8 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने आप में कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती से लड़ रही है, लेकिन मजबूती से तो हर राज्य में लड़ती है। मेन बात यह है कि आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है और आप अलग से चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं जेल से, तो अब वो हरियाणा में प्रचार करेंगे। स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ वोट बैंक एक चिंता की समस्या होती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एट दी एंड वो कांग्रेस का ही वोट काटता है। इसके अलावा 2 और गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक गठबंधन है बसपा और इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोक दल, और दूसरा गठबंधन है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का। जेजेपी जो पहले सत्ता में रही बीजेपी के साथ। अब जेजेपी और आईएनएलडी मतलब इनेलो, इंडियन नेशनल लोक दल, ये दोनों पहले निर्णायक भूमिका में रहे हैं। इन्होंने कई बार किंग मेकर की भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार इनका इतना खासा प्रभाव नहीं दिख रहा है चुनाव में। बहुत कम सीटों पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे दोनों गठबंधन। इसलिए मेन जो टक्कर है वो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही है हरियाणा में। अब जो भी होगा 8 तारीख में सबके सामने खुलकर आ जाएगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर अभी तक आप हमारे बीच बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।